दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। मुख्यमंत्रियों के साथ हो रहा विकसित भारत पर मंथन। हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक में आपसी गुटबाजी संगठन को मजबूती देने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में दिया जीत का गुरु मंत्र। दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अब एंटी टेररिज्म स्क्वाड का गठन। पंचकुला से बनेगी आतंकवाद के खिलाफ रणनीति। हरियाणा से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए धार्मिक सिख जत्थे को वीजा होने के बावजूद नहीं मिली वाघा बॉर्डर से एंट्री। कागजात में कमी रहने के चलते पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लौटाया वापस। फरीदाबाद में फर्जी दवाइयां बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, मुख्य आरोपी हुआ फरार। और हरियाणा हिमाचल में कई जगहों पर बारिश ने मौसम किया सुहावना, गर्मी से मिली कुछ राहत। NAC A++, Guru Kashi University, empowering youth, empowering India. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नीति आयोग की बैठक से, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त चल रही है। इस बैठक में भारत 2047 को लेकर मंथन हो रहा है। मीटिंग की खास बात यह है कि इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक का फोकस 2047 को लेकर देश और राज्यों का रोड मैप तैयार करना है। 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस वक्त रणनीति बन रही है। इसके द्वारा जो रणनीति है उसका लक्ष्य है कि 2047 तक जो विकास किया जाए उसको आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो ही ये लक्ष्य हासिल हो पाएगा। बुलेटिन में अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस भी दिल्ली में इस वक्त बैठक कर रही है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में महासचिव प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी संगठन के महासचिव के तौर पर उपस्थित हुए। केसी वेणुगोपाल, प्रियंका वाड्रा, जयराम रमेश भी इस बैठक में खास तौर से मौजूद रहे। इस बैठक में हरियाणा से अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी शामिल रहे। इस बैठक में जो पार्टी में गुटबाजी चल रही है उस गुटबाजी से कैसे बाहर आया जाए, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और आने वाले चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस को जीत दिलवाई जाए का मंथन चल रहा है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहेंगी एनडीए की सरकार, दोनों ही इस वक्त मंथन कर रही हैं कि 2047 को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कुमारी शैलजा ने इस कांग्रेस की बैठक को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। करेंगे हम, जैसे लोगों की दुख तकलीफ बढ़ती जा रही है सरकार के, मोदी सरकार के नीचे इनके कार्यकाल में, हमने उसको उसी तरह से उसी जोर से उठाना। कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त कांग्रेस की जो बैठक है वो लग रहा है खत्म हो चुकी है और कुमारी शैलजा जो हरियाणा की बड़ी नेत्री हैं, बैठक में क्या हुआ ये तो हमने नहीं सुना, लेकिन ये ज़रूर सुना है कि इस बैठक में कमोवेश
भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को कोसा गया होगा और उसी का कुछ अंश आप सुन पाए। हमारी कोशिश ये भी है कि बैठक के बाद जो सदस्य बाहर आए हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको सुनवाएं, जिसकी कोशिश लगातार की जा रही है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के तौर पर, राहुल गांधी की मौजूदगी में और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में जो राज्यों के संगठनों के लोग आए हैं उनको बता रहे थे कि किस तरीके से पार्टी को एकजुट किया जाए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है इसको किस तरीके से घेरा जाए। वो अगर कह रहे हैं कि हमने इसको मारा है और इस पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है तो जाहिर है कि पुलिस को अब सुराग देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमने पहले बताया कि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। और ये जो हरी बॉक्सर बता रहे हैं कि एक बड़ा गुंडा हो गया था तो इसको छोटा गुंडा बनाने के लिए इसकी हत्या करनी पड़ी, तो हरी बॉक्सर काम तो आपने भी शरीफ आदमियों वाला नहीं किया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना के हमले में जो 3 भारतीय लापता हो गए थे नाविक, उनकी एक दुखद खबर सामने आई है। इन 3 में से एक जो नाविक है वो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। इन 3 नाविकों का जो शव है वो अब भारत लाया जाएगा। ये जानकारी भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। हम आपको बता दें कि एक जहाज़ में 24 भारतीय नाविक सवार थे। हालांकि ये जहाज़ भारत का नहीं था, ये पलाऊ, जिसे बेलाऊ भी कहा जाता है, उस देश के झंडे के नीचे चल रहा था। अमेरिकी लोग जो हैं वो कह रहे थे कि इन्होंने हॉर्मुज़ पर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है उसके निर्देशों का पालन नहीं किया। तो 24 नाविकों में से 21 को तो हमने बचा लिया, लेकिन 3 नाविक इसमें हमारे मारे गए हैं, जिनमें से एक हमीरपुर का रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। अशोक जी, आपके जो रिलेशन में थे किस तरीके से? मेरे पुत्र क्या मांग रहेगी सर आपकी? क्योंकि मेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा, लूंग थी वो हमारी। अब अगर उसको कैप्टन कोई वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ, किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चे को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। और पूरी मैं अनुराग ठाकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा हिमाचल सरकार से भी कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो दिल खत्म हो चुका है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। वो राजेश शर्मा, उनका एक ही बेटा था, बड़े चाव से हमने उसको पाला था। 22-23 साल का था, छोड़ के चला गया जी हमारा। लास्ट टाइम कब बात हुई थी सर उससे आपके, आदित्य से? सैटरडे संडे को हमारी ग्रुप कॉल हुई थी दिल्ली में। सर क्योंकि काफ़ी दुखद है, क्या डिमांड रहेगी आपकी? क्योंकि आपने कहा है कि सरकार, हमारी डिमांड यही है कि हमारे माननीय जो MP हैं हमीरपुर के, हमारे जो CM साहब हैं और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डॉक्टर जयशंकर जी हैं, या जो शिपिंग के जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे बच्चे की डेड बॉडी जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचाई जाए। तो बहुत ही दुखद घटना, जिससे हमीरपुर के और परिवार वाले लोग ही स्तब्ध नहीं, इस वक्त शोकग्रस्त हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिजनों को इस गम को सहने की ताकत। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात हम कर रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम की। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 23 में एक रिटायर्ड कर्नल के घर पर लूट हुई थी। इस लूट को अंजाम देने वाले 4 बांग्लादेशी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेड़ाजड़ा अंडरपास के पास काबू पाए गए। इनके मुताबिक पुलिस से बचने के लिए इन चारों आरोपी ने अंडरपास में कूदकर भागने की कोशिश की और जब ये अंडरपास में कूदे तो एक जो आरोपी है जिसका नाम खैरूल उर्फ अरमान है, इसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई। एक आरोपी हिलाल और मामन, इन दोनों का एक एक पैर और मामो खान के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ये सभी आरोपी दिल्ली के संगम विहार में अवैध रूप से रह रहे थे और इनका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद कई और वारदातों में इनकी भूमिका होने के संकेत मिल रहे हैं। क्या कहा है SP क्राइम नवीन शर्मा ने, सुनते हैं।
आलम विहार ने गिरफ्तार किया है। इनकी खबर मिली थी जो रात को वारदात करने आए थे गुड़गांव दोबारा से, और जब इनको पकड़ा गया तो ये पुलिस इन्होंने देखी तो भागने की कोशिश करी। वहाँ पे अंडरपास था, वो अंडरपास में कूद गए, ये लोग भागने लगे और जिससे इनको चोट भी आई है। सारे जैसे चारों लोगों को पैर में, इनकी 3 लोगों की टांग में फ्रैक्चर हुआ है, एक के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। तो उनकी जो टांगों में फ्रैक्चर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। तो इनसे हथियार और जो सामान चोरी हुआ था क्या वो बरामद भी हो पाई? देखो अभी तो जो भागने लगे थे, जो पुलिस टीम ने काबू किया था, अभी इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, दोबारा से उसमें लाए जाएंगे तथ्य सामने। अगली खबर भी हम गुरुग्राम से ले रहे हैं। यहाँ पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक युवक को भी गोली मारी, जिसकी हालत अभी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। कई गाड़ियों में आए ताबड़तोड़ फायरिंग करके चले गए। बता रहे हैं कि पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा हो गया कि दोनों पक्षों में एक दूसरे पर लोहे की रॉड और डंडों से भी हमला किया। इसी दौरान एक पक्ष ने बंदूक निकाल ली और फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये पूरा विवाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर हुआ और सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है हमारी, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुलिस की ओर से अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की गई हैं। यानी क्राइम ब्रांच के बाहर ही ये सब कुछ होता है। लोग लाठी डंडों से, लोहे की रोड से एक दूसरे पर हमला करते हैं, गोलीबारी करते हैं और क्राइम ब्रांच के लोग अंदर बैठे हैं, लेकिन ये गुंडे बाहर से फरार हो जाते हैं, जिनको अब गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। हरियाणा सरकार अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत कदम उठा रही है। सरकार ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच अब एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लिए एक ATS का गठन किया है। गृह विभाग की ओर से एक सूचना जारी की गई है, अधिसूचना। इसमें ATS अपराध अन्वेषण विभाग यानी CID के अंतर्गत एक विशेष एजेंसी के रूप में ये स्क्वाड काम करेगा। इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा और इसका नेतृत्व IG रैंक के अधिकारी करेंगे। उमेश इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव हैं। उमेश, ये जो पूरा बुलेटिन आप देख रहे होंगे, हरियाणा अब कहीं ना कहीं कहें तो पंजाब के रास्ते पे चल पड़ा है। कहीं पर हांसी की बात करें तो वहाँ पर जिम संचालक को बिश्नोई के जो गुर्गे हैं वो गोली मार देते हैं। क्राइम ब्रांच गुरुग्राम के बाहर लोग एक दूसरे पर लाठी से डंडों से हमला करते हैं, फिर फायरिंग करते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। ये जो ATS स्थापित किया गया है, इसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसके तार फरीदाबाद के एक कॉलेज से जुड़े थे। कहाँ जा रहा है क्राइम को लगातार आप कवर करते रहे हैं, हरियाणा कहाँ जा रहा है? देखिए मुकेश, 2 चीज़ें इसमें बड़ी क्लियर हैं कि आपको याद होगा कि STF हर एक राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था अपराध पर लगाम लगाने के लिए, और देश में यूपी पहला ऐसा राज्य था जहां पर STF बनाई गई थी। उसके बाद से हर एक राज्य की STF बनी और उसके बाद एक आया एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो पंजाब में AGTF का गठन किया गया, यानी कि गैंगस्टर और अब जो दूसरे अपराधी हैं उनको अलग करने के लिए, यानी कि जो गैंगस्टर सिर्फ बड़े जो गैंगस्टर हैं जो विदेश में बैठे हैं यहाँ पर गुर्गे बेचकर हत्याएं करा रहे हैं, फिरौती ले रहे हैं, उनको लेकर बनाया गया। तो अब हरियाणा में देखिए STF पहले से काम कर रही है और जो पुलिस है, जो पुलिसिंग का काम है अपराध पर अंकुश लगाना वो, लेकिन अब जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनाया गया है, ये जो आपने कहा कि दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ उसके तार फरीदाबाद से जुड़े, तो बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है कि अब टेररिज्म और गैंगस्टर का लिंक जो है वो एक तरह से इंटरलिंक हो गया। कई ऐसे गैंगस्टर हैं, नाम चीन गैंगस्टर, जो बाहर बैठे हैं और जिनका संबंध जो है वो टेररिज्म से रहा, यानी कि वो उग्रवादियों के संबंध में भी है और मिलकर इस गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो हरियाणा ने अब इसका गठन किया है ATS का, और इसमें 2 थाने जो हैं वो बनाए गए हैं, पंचकुला और गुरुग्राम जी। और खास बात इसमें है कि मुकेश के गुरुग्राम और पंचकुला 2 थाने हैं और इसके अंडर पूरे हरियाणा के जिलों को रखा गया है। उदाहरण के तौर पर अगर पंचकुला थाने की बात करें तो वो पंचकुला थाना
देखिए कितने जिलों को कैटर करेगा, उसमें पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जींद, करनाल तक, उससे आगे भी ये जो ज़िले हैं वो इसके अंडर आएंगे। इस तरह से गुरुग्राम में सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, इस तरह के जो ज़िले हैं उनको इनके साथ अटैच किया गया, यानी कि 2 थाने होंगे। और इसके रिलेटेड जो भी अगर ऐसी गतिविधि होती है तो ये थाने जो हैं। उमेश जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड है और इसका गठन किया जा रहा है, तो जाहिर है कि जो बांग्लादेश से आकर लोग यहाँ पे आतंक फैला रहे हैं, जैसे कि अभी गुरुग्राम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, या सीमा पार से कोई घटना होती है, लेकिन ये जो गैंग्स अब लगातार हरियाणा में, पंजाब में पनपती जा रही हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है उसका एक गुर्गा सामने आता है, सोशल मीडिया पर ऑडियो डालता है कि मैं हरी बॉक्सर बोल रहा हूँ और ये जो हत्या हुई है ये हमने की है, इसने ऐसा है, उस गैंग का साथ दिया था, तो इसको हमने समझाया भी था, ये नहीं माना। तो क्या ये जो इस तरीके की जो गैंग्स हैं इन पर भी ये एटीएस अंकुश लगाएगी, या इसका जो फोकस है वो मात्र टेररिज्म रहेगा? क्योंकि ये भी एक तरीके से है तो आतंकवादी। कभी आप किसी शॉपकीपर को गोली मार देते हैं, किसी व्यवसायी को आप उठा लेते हैं। देखिए बिल्कुल, ये अगर बात की जाए जो पूरा एक तरह से सरकार ने जो इसका गठन किया तो उसका नाम ही टेररिज्म स्क्वाड दिया। टेररिज्म और गैंगस्टर को अगर हम अलग रखें तो देखिए मुझे लगता है कि जो 2 थाने बनाए गए हैं स्पेसिफिक वो टेररिज्म गतिविधियों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि गैंगस्टर के जो मामले हैं, जो कोई कंप्लेंट है, किसी के ऊपर हमला होता है या कोई फिरौती कॉल करता है या किसी के मर्डर होता है, तो वो पुलिस जो है वो अपना काम करती है, मामला दर्ज करती है, जांच करती है और फिर आगे बढ़ती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है, चाहे वो देश के अंदर हो। क्योंकि बाहर जो बैठकर गतिविधियां अंजाम, जहाँ तक आपने सवाल किया कि ये टेररिज्म को लेकर, क्योंकि इसका नाम ही देखिए एटीएस रखा गया, अगर इसमें कहीं जिस तरह पंजाब की तर्ज पर अगर आपको याद होगा कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, उसमें वर्ड यूज़ किया गया था गैंगस्टर, तो जाहिर तौर पर वो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, चाहे उससे जुड़े तार कहीं हों। तो मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ टेररिज्म को लेकर ही जो बनाया गया है, ये गतिविधियां जो अगर जुड़े, जो ब्लास्ट जुड़े या इस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो शायद मुझे लगता है ये उसी पर काम करेगी। तो हरियाणा में अब एटीएस के बाद एंटी गैंगस्टर का भी एक यूनिट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए उमेश जी। और अब बुलेटिन में आगे हम बात करने जा रहे हैं आपको राहत देने वाली एक खबर से। हरियाणा और हिमाचल में मौसम बदल सकता है, कुछ जगह पर तो मौसम ने करवट ली भी है और गर्मी से थोड़ी राहत आज मिली है। तेज़ हवाएं देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो 11 से 13 जून के बीच में आंधी और बारिश आ सकती है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अब मौसम के इस बदलाव में लोगों को गर्मी से तो कुछ निजात मिली है, लेकिन क्या ये निजात बनी रहेगी, ये देखने वाली बात है। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जिनको देखकर आपकी आंखों को थोड़ा सुकून मिल रहा होगा कि आज थोड़े हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, सूरज थोड़ा छिपा दिखाई दे रहा है और जो हवाएं चल रही हैं, लेकिन कई जगह आंधी भी चल रही हैं, वो कम से कम पारे को थोड़ा सा लुढ़काने में मदद कर रही हैं। इसी के साथ अब न्यूज़ 18 के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरां पंजाब तो लेकर रणबीर सिंह राणा कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे। बने रहे हमारे साथ।